और तफ्तीश की इस कड़ी में सबसे पहले बात बिजनौर ब्लास्ट के उन 5 आतंकियों की करेंगे जो देश की खुफिया एजेंसियों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। एमपी, यूपी, कर्नाटक और अब राजस्थान में उनके तार जुड़े होने का खुलासा हुआ है और इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि सिमी के ये आतंकी अपने स्लीपर सेल की मदद से अब तक बचते रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि बिजनौर धमाके से पहले इन आतंकियों ने अलवर के सूरजनगर में अपना एक और ठिकाना बनाया था और जिसका खुलासा खुद उनके मकान मालिक समोद खान ने किया है। अमजद रमजान, असलम अयूब, जाकिर बदरूल, मोहम्मद एजाजुद्दीन, शेख महबूब उर्फ गुड्डू, ये वो 5 नाम हैं जो जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी को अंजाम देने वाले एक ऐसी जमात के गुर्गे हैं जिन्हें पिछले कई महीनों से देश की खुफिया एजेंसीज तलाश कर रही हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये वही सिमी के आतंकी हैं जो साल 2013 के अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश के खंडवा से फरार हुए थे और बाद में ये यूपी के बिजनौर में नाम बदलकर रह रहे थे। ताजा तफ्तीश में ये खुलासा हुआ है कि बिजनौर में इनके होने की खबर मिलने से पहले इनमें से कुछ आतंकियों ने राजस्थान के अलवर में अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया था और जैसे ही बिजनौर के जाटन मोहल्ले में एक धमाके के साथ उनकी मौजूदगी का खुलासा हुआ, इनमें से ज्यादातर आतंकियों ने अपना ठिकाना कहीं और बना लिया और इनकी तस्वीरों के आधार पर अलवर से इनका कनेक्शन सामने आया। ये वो कमरा है अलवर का जहां आतंकवादियों ने शरण ली। जी हां, बिजनौर बम ब्लास्ट के आतंकी अलवर में जब पहुंचे उन्होंने अलवर के सूरजनगर में यहां कमरा किराए पर लिया और यहां एक फर्जी सिम भी प्राप्त की। फर्जी सिम के जरिए उन्होंने उत्तर प्रदेश और केरल और कर्नाटक और कई जगह यहां से उस सिम से फोन भी किए। उसी सिम के आधार पर पकड़ में आया कि वो फर्जी सिम अलवर से खरीदी गई थी। बेंगलुरु आईईडी ब्लास्ट के बाद सिमी के इन सभी आतंकियों को लेकर सभी राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। एनआईए ने इनका लास्ट लोकेशन कर्नाटक में मालूम किया था, लेकिन उससे पहले ये कहां और किन किन लोगों के संपर्क में थे ये जानने के क्रम में ही खुफिया एजेंसियों को इनके इस अलवर के ठिकाने का पता चला। सूरजनगर के निवासी समोद खान की माने तो फरवरी 2014 में सिमी के आतंकियों ने उनसे मकान किराए पर लिया। वो 5 की तादाद में थे और किसी जरूरी काम का हवाला देकर 2000 रुपए के किराए पर मकान 1 महीने के लिए लिया था। सिमी के आतंकियों ने पूरे महीने का किराया भी एडवांस में दिया था, लेकिन वो अपना काम खत्म कर महज 13 दिनों में कहीं चले गए। समोद खान के मुताबिक सभी घर से सुबह 7 बजे कहीं जाते और शाम को 7 बजे वापस लौट आते। कितने लोग थे, कब आए थे, किस पीरियड में यहाँ आकर रुके थे? फरवरी में आए थे। कितने दिन रुके थे वो यहाँ? वो 10-12 दिन रुके थे यहाँ। वो आतंकवादी थे, यहाँ आकर के रुके थे। कौन कौन सी एजेंसी आपके पास जाँच के लिए पहुँची? कब पहुँचे ये लोग? आईडी आया था 2 अक्टूबर को जी। उसके बाद ATS जयपुर से आए थे नवंबर में। उसके बाद ये कर्नाटक पुलिस आई थी, कल ही आए थे एडीएस साहब ATS में। समोद खान को इन सभी के आतंकी होने की खबर तब लगी जब इनके यहाँ से जाने के बाद बिजनौर ब्लास्ट का खुलासा हुआ और जिसके बाद से ही ऐसा कई बार हुआ जब समोद खान से सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस ने संपर्क किया। अब एक बार फिर समोद खान उन दहशतगर्दों को याद कर सहम जाते हैं जो देखने में एक इंसान ही थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो असल में इंसानियत के दुश्मन यानी सिमी के आतंकी थे। अलवर से जुगल किशोर गांधी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और ये खबर नोएडा से, जहां नोएडा की फेज 2 पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाकर एक ऐसे अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसका गिरोह विदेशी हथियारों की तस्करी दिल्ली एनसीआर में किया करता है और पुलिस ने गिरोह के सरगना पर शिकंजा तो कस लिया है, लेकिन अभी भी गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार करना बाकी है। छह पिस्टल, 9 मैगजीन और भारी मात्रा में बुलेट, सभी मेड इन यूएस। जी हां, इन असलहों की बरामदगी के साथ नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियारों की तस्करी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिनके तार कई राज्यों समेत दिल्ली एनसीआर में फैले होने की खबर है। नोएडा के फेज 2 पुलिस ने इन हथियारों के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस के शिकंजे में आए इस शातिर आर्म्स तस्कर का नाम कर्मवीर बताया जा रहा है।
पुलिस ने इसे मुखबिर की सूचना पर उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये सेक्टर 88 में हथियारों की डिलीवरी करने वाला था। पुलिस ने कर्मवीर पर शिकंजा कसने के साथ साथ उसके पास से यूएस मेड के 6 पिस्टल, 9 मैगजीन और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने पकड़ा है और जिससे ये जो पूछताछ में जो तथ्य सामने है कि ये मध्य प्रदेश की तरफ से ये आर्म्स लेता था और यहाँ पे सप्लाई करता था और अब तक इसने जो स्वीकार किया 25 से ज्यादा असले इनको सप्लाई कर चुका है और इस चेन को जो और भी लोग हैं उसको हम लोग देख रहे हैं और उनकी भी आगे गिरफ्तारी करेंगे। बकौल पुलिस कर्मवीर हथियार तस्करों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना है जो इन हथियारों को मध्य प्रदेश से लाकर दिल्ली एनसीआर में काफी महंगे दामों पर बेचा करते थे। ये 9mm प्रोहिबिटेड पिस्टल्स हैं ये और ये लगभग 20 से 25 हजार रुपए में ये मार्केट में बेचते थे जब जैसा इनका बन जाता था। क्या भी और भी लोग हैं इस गैंग में? हाँ, इस चेन में और भी हैं और सब डीलर भी इनके नीचे हैं जिनके नाम हम पे हैं और वो हम उनकी तलाश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आरोपी कर्मवीर से पूछताछ कर पुलिस अब इसके गिरोह से जुड़े बाकी लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। खबर है कि इससे पहले भी इस गिरोह के सदस्यों ने हथियारों की डिलीवरी की है, जिन लोगों की पहचान करना भी पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो गया है। साथ ही साथ ये जानना भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश में इन यूएस मेड हथियारों को आखिर किस माध्यम से मंगाया जाता रहा है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। और अगली खबर मथुरा से, जहां मथुरा के वृंदावन इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पुजारी के घर से पुलिस ने 3 शवों को बरामद किया। तीनों युवकों के शव एक कमरे से बरामद किए गए। अब तीनों युवकों की अगर बात करें, युवकों की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये है कि उसकी मौत की वजह क्या है और क्या किसी सोची समझी साजिश का शिकार हुए हैं वो तीनों, या फिर ये महज एक हादसा है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। चलिए करते हैं तफ्तीश। एक घर में 3 शव, 3 मौत का क्या है राज? मथुरा में 3 शवों से सनसनी। मथुरा के वृंदावन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बांके बिहारी मंदिर के पास बने पुजारी आनंद गोस्वामी के घर से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शव बरामद हुए। ये तीनों शव आकाश, मनोज और कल्याण के हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर इसी मकान में तीनों की मौत कैसे हुई। क्या किसी साजिश के तहत तीनों को मौत के घाट उतारा गया? क्योंकि जिस हालत में तीनों की डेड बॉडी मिली है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। युवकों की मौत की खबर इलाके में बिजली की तरह फैल गई और देखते ही देखते लोगों का हुजूम जमा हो गया। गुस्साए परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ जमकर मारपीट की और तोड़फोड़ की। काफी टाइम से काम कर रहा था सर, ऐसा नहीं। एक्चुअली में अभी मेरे पास में फोन गया कि आकाश खत्म हो गया। खत्म नहीं, फोन कर रहा हूँ केवल अभी, ना कोई हानि का, ना कोई बीमारी का, ना कोई कुछ। अब इसमें आप बताइए मैं क्या ऑब्जेक्शन उठा सकता हूँ? भोजनशाला से चाबी ला के मैंने बालू गद्दी पे एक ट्रे पहुंचा के फिर उसको इनको जगाया, फिर यहाँ पे दोबारा आके फिर अब आते हैं। फिर मैं ये बाबा को ले गया हूँ यहाँ से। बाबा कोई रास्ता हो तो ऊपर है कि मुझे बताओ कहाँ है, इनको देखो सही में क्या हो गया। क्या करते थे ये लड़के? ये मेरे संग हलवाईगिरी करते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक तीनों युवक इसी इलाके में काम करते हैं और रात में यही रुके थे, लेकिन सुबह कमरे से जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ वॉमिटिंग की है या कुछ ऐसा पॉइजनस खा लिया है, जो प्राइमा फेसी देखने में लग रहा है, या कुछ खिला दिया गया है उनको। इसी के आधार पे तीनों बॉडीज को उनका पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, तो जिससे जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्लियर हो जाएगा। इन तीनों के घर वालों से बात कर ली गई है। ये कैजुअल लेबर के रूप में यहाँ पर काम करते थे। जो यहाँ का प्रसाद बनता है, जो मिठाई बनती है, वहाँ पर ये लोग हलवाई के रूप में ये लोग काम करते थे। पुलिस के लिए मंदिर के पुजारी के घर में हुई 3 युवकों की मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश कब तक करती है। विपेंद्र सिंह, जी मीडिया, मथुरा। और रेलवे प्रकोष्ठ की तरफ से कराई गई भर्तियों में घोटाले को लेकर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम जांच में जुड़े कागजात खंगाल रही है। दरअसल आपको बताएं कि आरआरसी ग्रुप डी की 2010 परीक्षाओं के पर्चे लीक होने के बाद एक बड़े घोटाले का राजफाश हुआ था और इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। और इस मामले में बिहार के एक पूर्व अधिकारी का भी नेटवर्क सामने आया था। बोतल से बाहर निकलेगा आरआरसी घोटाले का जिन्न।
आरआरसी ग्रुप डी भर्ती में हुई धांधली का मामला। रेल प्रकोष्ठ भर्ती घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई। 4 साल बाद एक बार फिर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के ग्रुप डी भर्ती में हुए फर्जी घोटाले का जिन बोतल से बाहर निकल आया है, क्योंकि तत्कालीन जीएम एनसीआर प्रदीप कुमार की संस्तुति पर सीबीआई टीम ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम इलाहाबाद स्थित रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के कार्यालय पर पिछले 24 घंटे से भर्ती से जुड़े तमाम कागजातों की पड़ताल कर रही है। दरअसल साल 2010 में आरआरसी एनसीआर ने ग्रुप डी के पद पर भर्ती के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया था। एग्जाम के बाद आरआरसी उस समय चर्चा में आया और आरआरसी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जब जनरल के सीट पर जनरल कोटा के कैंडिडेट्स की जगह एससी एसटी कैंडिडेट्स की भर्ती कर ली गई, जबकि जनरल कैंडिडेट्स की संख्या काफी थी। इस पूरे मामले में आरआरसी में तैनात बिहार के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, पेपर लीक मामले के तार भी बिहार से जुड़े पाए गए थे। मामला संज्ञान में आने के बाद तत्कालीन जीएम एनसीआर प्रदीप कुमार ने सीबीआई को जांच सौंप दी थी। संभावना है कि निचले स्तर पर सीबीआई जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीबीआई के रडार पर आरआरसी एनसीआर के कई अधिकारी हैं। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। नोएडा प्राधिकरण से जुड़ी हुई खबर एक बार फिर से आपको बताएं कि लगता है कि नोएडा प्राधिकरण में अफसर से लेकर चौकीदार तक अरबपति है, क्योंकि प्राधिकरण के दायरे से जो ताजा खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। प्राधिकरण में चौकीदार की नौकरी करने वाला नितिन राठी नाम का शख्स आखिर कैसे बन गया करोड़ों की संपत्ति का मालिक और कैसे खेला उसने फर्जीवाड़े का खेल, चलिए जानते हैं। नोएडा अथॉरिटी में इंजीनियर ही नहीं चौकीदार भी करोड़पति हैं। अथॉरिटी के सस्पेंड अरबपति इंजीनियर यादव सिंह का मामला अभी चर्चा में ही है कि यहाँ तैनात एक करोड़पति चौकीदार का मामला सामने आया है। तस्वीरों में नजर आ रहे इस शख्स का नाम है नितिन राठी, जिसे अपने पिता की मौत के बाद प्राधिकरण में चौकीदार की नौकरी मिली थी। लेकिन मामूली सी नौकरी करते हुए नितिन ने करोड़ों की संपत्ति बना ली। नितिन के पास 5 लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जिस पर वो नीली बत्ती लगाकर घूमता है। गाड़ी पे भी उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ, नीली बत्ती लगा के घूमता। 4 पीएसओ उसके साथ थे। हमने इस विश्वास पे किया, मेरे को तो अथॉरिटी के अंदर तक ले गया। असम पार्टी के ऑफिस के सामने खड़ा होकर बोलता है, जो उसका पीए आया निकल के बाहर, बोला उनने पेपर चेक किए, मेरे कह रहा पेपर सारे ओके, बस स्टैम्प पेपर ले आओ। मैं 37,000 के स्टैम्प पेपर मेरे को दिलवाए, वो भी मेरे लेके फरार है। नितिन पर आरोप है कि सरकारी नौकरी करते हुए प्रॉपर्टी डीलिंग का दफ्तर खोला और सेक्टर 73 और 122 में बने अथॉरिटी के फ्लैटों के कैंसिलेशन और रेस्टोरेशन के नाम पर करोड़ों का खेल खेला। नितिन राठी नाम का यह चौकीदार बिना सूचना के ही अक्टूबर महीने से दफ्तर नहीं आ रहा है। मैं 122 में नोएडा में फ्लैट है, वो कंप्लीट हो रहा है, उसमें मैं निकलवा दूंगा हैं। और वो बोल के और सारा हमारे को डीडी का कागज दिया आपको और कागज मेरे को डीडी दिया, डीडी का कागज दिया, डीडी जमा करने के 10%। 4 पीएसओ अपने साथ रखता है। गाड़ी पे नीली बत्ती और उत्तर प्रदेश सरकार कई 2 गाड़ियां हैं इसके पास, करीब 6-7 गाड़ियां हैं जो कि काफी लग्जरी गाड़ियां हैं। और जी जो आनंद जी से पता था कि आनंद जी की कोठी पे मैं रहा हूँ, मायावती जी और आनंद जी से इतने संबंध है मेरे बहुत अच्छे। 1.5 साल पहले नोएडा स्टेडियम में खेल परिषद में पोस्टिंग हो गई। इस पीरियड में उसने अपना राजनीतिक रसूख बनाकर फ्रॉड का धंधा शुरू कर दिया। अब यह मामूली सा चौकीदार दर्जनों लोगों को चूना लगाकर करोड़पति बन बैठा है। नितिन की ठगी का शिकार हुए लोगों से मिली कंप्लेंट के साथ ही फर्जी कागजातों की भी अब जांच कराई जा रही है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे नितिन अपना गोरख धंधा चलाता था। नितिन ने जीविका कंसल्टेंट नाम से प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर बनाया। वहां बैठकर वह सेक्टर 73 और 122 से बने अथॉरिटी के फ्लैटों के कैंसिलेशन और रेस्टोरेशन के नाम पर खेल करने लगा। इसके लिए फर्जी कागजात तैयार कराकर लोगों से पैसे ऐंठ लिए। क्योंकि वो नोएडा अथॉरिटी में नौकरी करता था, इसलिए बेधड़क अपने शिकार को दफ्तर के अंदर तक ले जाता था और किसी को उस पर शक भी नहीं होता था। तो देखा आपने, चौकीदार जो है वो करोड़पति है। चलिए अब गुनाह एक नजर की बारी है। अब वाराणसी के लोहदा थाना क्षेत्र में स्थित कोटवा गांव में एक नाबालिग बच्ची को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। नौशाद और उसकी पत्नी और बहराइच की रहने वाली बच्ची के बाल काटने, मोमबत्ती से दागने और डंडों से पीटने का आरोप है। प्रतापगढ़ में बालिका सुधार गृह से 13 लड़कियों के भागने के मामले में समिति की अधीक्षिका वंदना द्विवेदी को निलंबित कर दिया गया है।
मेरठ में बदमाशों ने पुलिस के वज्र वाहन पर फायरिंग की है, जिसके बाद इसमें सवार 2 किशोर बंदी फरार हो गए। चंदौली में राजधानी एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया है। नई दिल्ली से हावड़ा जा रही ट्रेन में महिला से अफगानी मूल के युवक पर छेड़छाड़ का आरोप है। और एक बड़ी खबर आ रही है, बाराबंकी परिवहन निगम से अनुबंधित बस में ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की है। घटना देवा कोतवाली के सिपहिया गांव की है। यहां एक दूसरी अनुबंधित बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने गुजर रही दूसरी बस में तोड़फोड़ कर दी। तो टक्कर किसी और बस से लगी, लेकिन तोड़फोड़ किसी और बस में की गई। तो बाराबंकी परिवहन निगम से अनुबंधित बस में ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की है। घटना देवा कोतवाली के सिपहिया गांव की है। यहां एक दूसरी अनुबंधित बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने गुजर रही दूसरी बस में तोड़फोड़ कर दी। उधर बुलंदशहर की नई मंडी क्षेत्र में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी और बाइक पर सवार 3 लोगों को कुचल दिया। तीनों लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर जो कि बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के नई मंडी क्षेत्र में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी और बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। तीनों लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है।